गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी, जहां पर हम डिस्कस करेंगे 12 अप्रैल के करंट अफेयर को। और सबसे पहले हम मॉर्निंग के थॉट के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद देखने लगेगा। यानी जब हमें समझ में नहीं आता है कि हम किस तरीके से और किस रास्ते पर आगे बढ़ें, तो जहां पर समझ में आए, जिस तरीके से समझ में आए, छोटे छोटे कोशिशें करते रहिए, छोटे छोटे रास्ते देखते रहिए। और जब उन रास्तों को आप तय कर लेंगे तो उसके बाद का आगे का जो रास्ता है वो बिल्कुल अपने आप क्लियर हो जाएगा। और इसी तरीके से हम अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे, हमें सफलता मिलती रहेगी। और छोटी छोटी कोशिशें और छोटे छोटे रास्ते तय करते हुए एक दिन हम पूरी तरीके से अपने उस मंजिल को पा लेंगे जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। इसी विचारधारा के साथ में हम स्टार्ट करेंगे आज की अपनी क्लास को। फर्स्ट हम बात करेंगे, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है हर साल 12 अप्रैल को। तो इस बार भी 12 अप्रैल को मनाया जाएगा। और इसके पीछे की जो स्टोरी है वो देख लेते हैं। हमें यूरी गागारिन का नाम बहुत अच्छे से पता है। हम सबको ये बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि अंतरिक्ष में जाने वाला जो पहला व्यक्ति था, जो पहला मानव था, वो कौन था? यूरी गागारिन था, जो सोवियत संघ से रिलेट करते थे। तो पहली बार वो अंतरिक्ष में गए थे 12 अप्रैल को ही 1961 में। और जिस अंतरिक्ष यान से गए थे उसका नाम क्या था? तो वोस्तोक 1 उसका नाम था, है ना। तो इसी उपलक्ष्य में 12 अप्रैल को ही मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और साथ ही जो हमारा संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसके द्वारा 7 अप्रैल 2011 को ये डिसाइड किया गया, एक प्रस्ताव पारित किया गया कि हर साल 12 अप्रैल को हम मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस सेलिब्रेट करेंगे। और इसके अलावा जो 12 अप्रैल को ही 1981 में कोलंबिया का फर्स्ट स्पेस शटल STS फर्स्ट भी लॉन्च किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में भी हम 12 अप्रैल के दिन मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के बारे में, जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। देखिए, जो भी चीज पहली बार होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये क्वेश्चन किसी तरीके से भी फ्रेम किया जा सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 10 अप्रैल को जो चुनाव आयोग है उसने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। और साथ ही कुछ पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा वापस ले लिया है, जैसे तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिसको NCP बोलते हैं, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसको हम भाकपा बोलते हैं। इनको राष्ट्रीय दल का दर्जा इनसे वापस ले लिया गया है। साथ ही कुछ राज्य स्तर की पार्टी थी, तो राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा कुछ पार्टियों से ले लिया गया है। वो देखते हैं कौन कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल जिसको हम रालोद या RLD बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में BRS, मणिपुर में PDA, और पुडुचेरी में PMK, पश्चिम बंगाल में RSP, और मिजोरम में MPC। इन पार्टियों से राज्य स्तर की पार्टी होने का दर्जा ले लिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। आम आदमी के बारे में बात करें तो आम आदमी पार्टी जो है अभी ही, जैसा कि हम सबको पता है कि चुनाव हुए थे, अभी रिसेंटली में चुनाव हुआ था पंजाब में, उसमें इन्होंने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और वहां पर विधानसभा के चुनाव जीत लिए थे। और साथ ही फरवरी 2020 में जब दिल्ली में चुनाव हुआ था, कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है जैसा कि हम सबको पता है, 2020 में फरवरी में चुनाव हुए थे, तो उसमें भी ये पार्टी जीतकर सामने आई थी। और इसके अलावा जो अभी रिसेंटली में 2023 में MCD का चुनाव हुआ है, उसमें भी हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी को अपने मेयर बनाने का मौका मिला है। तो इस तरीके से एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर कर आई है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के बारे में जैसा कि आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि कंटेंट को इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो जिसको इंग्लिश में समझ में आता है वो इंग्लिश में पढ़ सकता है, जिसको हिंदी में समझ में आता है वो हिंदी में पढ़ सकता है। और साथ साथ ही हमारा जो टेलीग्राम का लिंक है वहां पर PDF के फॉर्म में जो कंटेंट है उसको शेयर कर दिया जाता है, तो वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी गॉट नेशनल पार्टी स्टेटस, ओके है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि वो कौन सी राष्ट्रीय पार्टियां हैं इस टाइम पर प्रेजेंट में जिनको देश में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है चुनाव आयोग के द्वारा। तो देखो, वो 6 पार्टियां हैं जिनको भारत में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC जिसको बोलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी यानी CPIM को मिला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है,
नेशनल पीपल्स पार्टी है और आम आदमी पार्टी है। अच्छा, अब राष्ट्रीय पार्टी बनने की जो शर्तें हैं वो क्या होती हैं देख लेते हैं। तो चुनाव आयोग के द्वारा राजनीतिक दल और चुनाव चिन्ह 2019 पुस्तिका के अनुसार एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल तभी माना जाएगा जब कुछ चीजें वो फॉलो करते हैं या कुछ चीजें उनके द्वारा करी जाती हैं। अब वो क्या क्या क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है ये है कि 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, यानी उस पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में 4 राज्यों में पहले मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि लोकसभा या राज्य में विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों में जो जितने भी कुल वैध मत होते हैं उसका 6% का मत प्राप्त होना चाहिए। यानी लोकसभा और विधानसभा दोनों में लगभग 4 राज्यों में जो वैध मत है उसका 6% उसको उस पार्टी को मिला होना चाहिए और 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज होनी चाहिए राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए। साथ ही कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% सीट भी मिलनी चाहिए। यानी 3 राज्य हैं, वहां पर लोकसभा में जितनी भी सीटें हैं वहां से लगभग 2% सीटें उस पार्टी को मिलनी चाहिए। तो ये सारा क्राइटेरिया जब फिलअप करेगा कोई पार्टी तभी जाके वो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उसको हम कह सकते हैं चुनाव आयोग के अनुसार। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि जो राज्य स्तरीय पार्टियां हैं हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे कि ये जो पार्टी है वो राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त कर दी जाएगी चुनाव आयोग के द्वारा। तो इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है, इसकी भी कुछ शर्तें हैं, देख लेते क्या है। तो राज्य विधानसभा के जो आम चुनाव होते हैं वहां पर जो भी वैध मत डाला जाता है उसका विधानसभा में जो भी वैध मत होता है उसका 6% मत उस पार्टी को प्राप्त होना चाहिए और लगभग राज्य विधानसभा से 2 सीटें भी प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है। और जब भी लोकसभा का आम चुनाव हो तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि लोकसभा में भी एक क्राइटेरिया था कि जो भी चुनाव आम चुनाव हो लोकसभा के उसमें जो वैध मत होता है उसका 6% प्राप्त होना चाहिए, है ना। तो जो राज्य स्तरीय पार्टी बनने के लिए भी लोकसभा में जो कुल मत होता है उसका 6% प्राप्त होना चाहिए उस पर्टिकुलर पार्टी को और उस पर्टिकुलर राज्य से लोकसभा के लिए एक सीटें भी जीत कर जानी चाहिए। ठीक है। और इसी तरीके से राज्य की विधानसभा में जो आम चुनाव होते हैं उसमें 3% सीटें उसके पास होनी चाहिए, यानी विधानसभा में 3 सीटें जीतकर वो जानी चाहिए पर्टिकुलर पार्टी, तब जाके वो कहीं पर राज्य स्तरीय पार्टी के लिए मान्यता प्राप्त कर सकती है। इसके अलावा जो लोकसभा के आम चुनाव होते हैं तो राज्य को कुछ सीटें आवंटित की जाती हैं। तो राज्य को आवंटित 25 सीटों या उसके पर्टिकुलर किसी पार्ट से जो लोकसभा के लिए सीटें जाती हैं तो लोकसभा से एक सीट मिलनी चाहिए उस पर्टिकुलर पार्टी को उस राज्य से, तब जाके वो राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होगी। अब कुछ राज्य स्तरीय पार्टी हैं जिनके लिए हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो देखो, सबसे पहले हम पश्चिम बंगाल के बारे में बात करेंगे जिसको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। पश्चिम बंगाल की रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, वाइस ऑफ द पीपल्स पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और टीपरा मोथा पार्टी त्रिपुरा और बीआरएस आंध्र प्रदेश की पार्टी है। तो इन सबों को राष्ट्र स्तरीय जो पार्टी के रूप में मान्यता दी गई ये पार्टियां हैं। ठीक है, चुनाव आयोग के द्वारा। और कुछ पार्टियां हमने अभी पहले पढ़ा था जिनको राज्य स्तर की पार्टियां पहली थी और जिनसे वापस ले लिया गया है ये टाइटल। अब हम बात कर रहे हैं आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं डेविड वार्नर। जैसा कि हम सबको पता है कि आईपीएल खेला जा रहा है, स्टार्ट कर दिया गया है और डेली आईपीएल से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज हमें देखने को मिलती है। तो अभी हमारे पास जो न्यूज है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो डेविड वार्नर हैं उन्होंने सबसे तेज 6000 रन बनाए हैं और इस रिकॉर्ड में वो सबसे ऊपर चले गए हैं क्योंकि उन्होंने बहुत तेजी से रन बनाया है। यानी 165 इनिंग में ही उन्होंने 6000 रन बनाए हैं। और इस तरीके से हम देखें तो जो विराट कोहली हैं उन्होंने 188 मैच खेले थे, उसके बाद उन्होंने जो है 6000 रन बनाए थे। और इसके अलावा जो शिखर धवन है उन्होंने 199 इनिंग खेली थी तब जाके 6000 रन बनाए थे। तो ये रिकॉर्ड किसके नाम आ गया है? डेविड वार्नर के नाम आ गया है। साथ ही ये दिल्ली जो कैपिटल्स है उसके कप्तान है डेविड वार्नर।
नेक्स्ट, हमारे जो कानून मंत्री हैं जिनका नाम है किरण रिजिजू जी, ठीक है ना। तो किरण रिजिजू जी के द्वारा क्या कराया गया है, 8 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर में जो जम्मू विश्वविद्यालय है वहां पर भारतीय संविधान का जो डोंगरी संस्करण है उसका पहला संस्करण जारी किया गया। यानी भारतीय संविधान को डोंगरी भाषा में इस संस्करण के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। डोगरी भाषा के बारे में अगर हम बात करें तो स्पेशली जो डोगरी लैंग्वेज है वो जम्मू कश्मीर का ऑफिशियल लैंग्वेज है, या फिर जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है। और साथ ही हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दिल्ली के कुछ हिस्से में डोगरी भाषा बोलते हुए लोग मिल जाएंगे। और 22 दिसंबर 2003 को डोगरी को भारतीय संविधान का भारत के लिए एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। और जो भी 22 आधारिक भाषाएं हैं जिनको भारतीय संविधान में मान्यता दी गई है उसमें डोगरी भी है। देखिए अब हम देख रहे हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आप सब देख सकते हैं, जम्मू और कश्मीर और साथ में ही लद्दाख का मैप, ठीक है ना। 31 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख नाम के 2 यूटी बना दिए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके पहले क्या था, जम्मू और कश्मीर एक पूरा राज्य था, ठीक है। तो अगर हम जम्मू और कश्मीर के हिस्से के बारे में बात करें जो येलो कलर में हमें दिख रहा है स्क्रीन पर, इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी मई से अक्टूबर तक श्रीनगर रहती है और नवंबर से लेकर अप्रैल तक जम्मू रहती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं। विधान परिषद में 36 सीटें हैं और विधानसभा में 69 सीटें हैं। यहाँ पर कुल डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें तो 22 डिस्ट्रिक्ट हैं। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो न्यायमूर्ति कोटेश्वर सिंह हैं। अगली न्यूज जम्मू से ही है। तो जम्मू का रामबन जिला है, वहां के सनासर में पहला ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया गया है, ठीक है ना। ट्यूलिप गार्डन हम सबको पता है कि श्रीनगर में है ना। लेकिन अब जो रामबन जिला है वहां पर भी एक ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया गया है। वहां के जो लेफ्टिनेंट जो गवर्नर हैं या जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा जी, उनके द्वारा 8 अप्रैल को ये उद्घाटन करा गया है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये पर्टिकुलर 2.75 लाख ट्यूलिप यहाँ पर जो फूल हमें देखने को मिलेंगे और 25 से अधिक किस्में हमें ट्यूलिप की यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और 40 कनाल यानी लगभग 5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ ट्यूलिप गार्डन है ये, जो कहाँ पर स्थित है, तो रामबन जिले के सनासर में स्थित है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं भारतीय स्टेट बैंक के बारे में, जिसने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए नए चालू खाते और बचत खाते शुरू करने की घोषणा करी है। अब ये देख लेते हैं कि किस तरीके के खाते हैं। स्पेशली ये काम क्यों किया जा रहा है एसबीआई के द्वारा, तो स्पेशली एसबीआई के द्वारा इस नए वेरिएंट के माध्यम से जो जमा वृद्धि है और क्रेडिट वृद्धि है, यानी जो पैसे लोग जमा करते हैं और लोग जो पैसे निकालते हैं उनके बीच का जो अंतर है, उनके बीच का जो रेशियो है उसको कम करने के प्रयास के लिए किया जा रहा है। तो अब हम देखेंगे कि बैंक 50,000 रुपए के शेष राशि और साथ ही 50 लाख रुपए के 2 करंट अकाउंट के वेरिएंट लॉन्च करने जा रही है। और साथ में ही परिवार अकाउंट नामक एक सेविंग्स अकाउंट को भी लॉन्च करने जा रही है। यानी ये 3 अकाउंट लॉन्च करने जा रही है एसबीआई, जिसके पीछे का मोटिव है कि जो जमा का वृद्धि है और जो क्रेडिट वृद्धि है उनके बीच में जो डिफरेंस आ जाता है उसको किस तरीके से कम किया जा सके। देखिए अब हम बात कर रहे हैं 2 शतरंज टूर्नामेंट या इवेंट हुए हैं, वो कौन कौन से हैं, तो विश्व शतरंज आर्मागेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट, इन दोनों को जीत लिया है डी गुकेश ने, जो भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं। इन्होंने किसे हराया है, तो इन्होंने विश्व रैपिड चैंपियन नोदिरबेक अब्दुस अब्दुस तोरोव को हराकर ये जो चैंपियनशिप है ये जीती है। IIT Bombay and UIDAI to work together to develop touchless biometric system, यानी ऐसा बायोमेट्रिक सिस्टम डेवलप करने के लिए दोनों साथ में मिलकर काम करेंगी जिसको टच बिना किए बिना ही उपयोग किया जा सके। UIDAI क्या है, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ये दोनों संगठन मिलकर आपस में मोबाइल फिंगरप्रिंट कैप्चर सिस्टम और लाइवलेस मॉडल विकसित करने के ऊपर काम कर रही हैं। अब हम बात कर रहे हैं अपने
ऊर्जा मंत्री जिनका नाम है आर के सिंह, उनके बारे में। तो आर के सिंह के द्वारा 10 अप्रैल को राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021 और 22 के लिए एक रिपोर्ट जारी करी गई है और इस रिपोर्ट में कुछ राज्यों को शीर्ष पर रखा गया है, यानी कुछ राज्य हैं इस रैंकिंग में सबसे ऊपर हैं। वो देख लेते हैं कौन से राज्य हैं। तो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, केरल है, राजस्थान है और तेलंगाना है। ये जो समीक्षा की गई है, जो समीक्षा रिपोर्ट दी गई है, वो स्पेशली समीक्षा योजना और निगरानी बैठक के दौरान दी गई है। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जोन वाइज पूरे इंडिया को जोन वाइज अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है और कुछ जो राज्य हैं उस पर्टिकुलर राज्यों की श्रेणी में, उस पर्टिकुलर जो ग्रुप है उसमें रैंकिंग में फर्स्ट आए हैं। तो कर्नाटका फर्स्ट है अपने जोन में, आंध्र प्रदेश फर्स्ट है अपने जोन में, असम फर्स्ट है अपने जोन में और चंडीगढ़ फर्स्ट है अपने जोन में। अब हम बात कर रहे हैं मुंबई अमंग 19 सिटीज विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड, यानी लंदन का जो मीडिया आउटलेट है जिसका नाम है टाइम आउट, उसने दुनिया के सबसे अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले 19 शहरों की सूची में मुंबई को शामिल किया है। ठीक है, यानी मुंबई भी उन 19 शहरों में शामिल है जहां पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा बताया गया है। साथ में मैं आपको ये बता दूं कि फर्स्ट नंबर पर जर्मनी का बर्लिन है, सेकंड नंबर पर चेक गणराज्य का प्राग है और तीसरे नंबर पर जापान का टोक्यो है। देखिए, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स है उसके द्वारा यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया गया है और इसका जो इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है तो बताया गया है कि आजादी का अमृत महोत्सव की अवधि के दौरान डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण से इस पोर्टल को लॉन्च करा गया है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के द्वारा। अच्छा, इस पोर्टल के माध्यम से क्या होगा, तो इस पोर्टल के माध्यम से ब्यूरो लाइसेंसिंग का काम करेगी डिजिटली और जो एग्जाम प्राधिकरण है उनके लिए वन स्टॉप समाधान की खोज करेगी इस पोर्टल के माध्यम से। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के बारे में जिसकी स्थापना भारतीय अफीम अधिनियम 1857 के तहत करी गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत में जो मादक दवाएं हैं या उनका जो उत्पादन हो रहा है, व्यापार हो रहा है, उसकी जो खपत हो रही है, उसको किस तरीके से नियंत्रित किया जाए और एक भारत सरकार के लिए इन विषयों के ऊपर काम करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है ये। साथ ही ये दुनिया के जो संयुक्त राष्ट्र कार्यालय है या अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है उनके साथ मिलकर काम करती है, जिससे कि नशीले पदार्थों की तस्करी को और उनके दुरुपयोग को एक वैश्विक समस्या मानकर उससे निपटा जा सके। इसकी स्थापना 1935 में करी गई थी और इसका मुख्यालय मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हमें देखने को मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं कि 2 दिन तक तेलंगाना के हैदराबाद में 28 और 29 अप्रैल को फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया जाएगा। यानी इसके माध्यम से यानी ये जो फूड कॉन्क्लेव है इसके माध्यम से जो हमारा एग्री फूड सेक्टर है उसमें मेन चैलेंजेस क्या हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके बारे में बात करी जाएगी। और साथ में ही जो एग्रीकल्चर का फील्ड है, चाहे वो ग्रीन या फिर जो ऑडिबल ऑयल है या फिर डेयरी प्रोडक्ट है, जो पोल्ट्री प्रोडक्ट है या जलीय कृषि है, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा 35 नंबर का CISO डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है, तो 10 से 14 अप्रैल के बीच में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में किया जा रहा है। और इसके लिए जो हमारे यूटी है, हमारा जो स्टेट है, वहां से 22 जो प्रतिभागी हैं वो भाग ले रहे हैं। Ministry of Electronics and IT organizes 35th CISO Deep Dive Training Program. नीलेश सांबरे को मराठा उद्योग रत्न 2023 से सम्मानित किया गया है। जिजाऊ एजुकेशनल एंड सोशल फाउंडेशन के संस्थापक हैं नीलेश भगवान सांबरे। इनको मराठी उद्यमी विकास और मार्गदर्शन संस्थान मराठा राज्य के द्वारा मराठा उद्यमी सम्मेलन 2023 में मराठा उद्योग रत्न से सम्मानित किया गया है। किसे? नीलेश सांबरे को। अच्छा, अब इनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो देखिए, स्पेशली जो इनका नीलेश सांबरे का नाम है वो एक जिजाऊ शैक्षिक और सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं जो एक गैर लाभकारी संगठन है
और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये 14 साल से बिना चंदा लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कृषि के क्षेत्र में धनराशि मुहैया कराते हैं। स्पेशली जो गरीब लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनके उनके लिए सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं। इनकी जो ये संस्था है 5 जिलों में, यानी जो भारत के 5 जिले हैं, पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में हमें देखने को मिल जाएंगे, जो वंचित समुदायों के उत्थान के ऊपर काम करता है। इसका जो जिजाऊ फाउंडेशन है, इसका मुख्यालय हमें जादपोली में देखने को मिलेगा। तो उद्योग के क्षेत्र में इतने बृहद तरीके से काम करने वाले और इतने वंचितों के लिए काम करने वाले संगठन के रूप में उभर कर आया है जिजाऊ फाउंडेशन, और इसके मुख्य हैं नीलेश सांबरे, जिनको मराठा उद्योग रत्न 2023 से सम्मानित किया गया है। नीलेश सांबरे conferred with मराठा उद्योग रत्न 2023। अब हम बात कर रहे हैं इनियोचॉस 2023 के बारे में। ये एक अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास है जिसको 18 अप्रैल से स्टार्ट कर दिया जाएगा ग्रीस में, है ना, और 18 अप्रैल से लेकर 8 मई तक चलेगा ये इवेंट। और इसका जो फर्स्ट फेज है वो 18 से 23 अप्रैल तक, सेकंड फेज 24 अप्रैल से 4 मई तक, और थर्ड फेज 5 मई से लेकर 8 मई तक चलने वाला है। इसमें मैं आपको बता दूं कि लड़ाकू विमान भाग लेंगे, जो दुनिया भर के जो बिल्कुल घातक लड़ाकू विमान है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस पूरे इवेंट में इंडिया, ग्रीस और साथ ही अमेरिका, फ्रांस, इटली, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, स्लोवानिया, साइप्रस, स्पेन जैसे देश भी शामिल हैं। यानी ये सारे देश मिलकर इस जो अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास हो रहा है, इंटरनेशनल जो एक्सरसाइज कराई जा रही है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। हम सबको पता है कि अभी कर्नाटका वो गए थे और उन्होंने जो है प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष जब पूरे हो गए थे तो उसके अवसर पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का शुभारंभ करा था। इसके साथ साथ में ही जो बाघों की संख्या को भी रिलीज करा गया है। 2022 में जो बाघों की संख्या है वो 3167 तक पहुंच गई है, जो 2018 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग अधिक है। 2018 में कितने थे? तो 2967 थे। इसके साथ साथ में प्राइम मिनिस्टर ने एक बुकलेट टाइटल रिलीज करी है जिसका नाम है अमृत काल का टाइगर विजन। इसके तहत 25 वर्षों में टाइगर कंजर्वेशन के लिए क्या काम किया जा रहा है, ये सारी बातें इस बुकलेट में या इस बुक में बताई गई हैं। इस सेशन में इतना ही साथियों। आई होप कि आपने सेशन एंजॉय करा होगा और को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा सेशन का जो कंटेंट होता है, मटेरियल होता है, डिस्क्राइबिंग होती है, वो बहुत अच्छी होती है। तो प्लीज़ आप चैनल से जुड़े रहिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने के बाद में जो भी वीडियो अपलोड करी जाएंगी वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप जो है सेशन को देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही हम पहले भी बता चुके हैं कि जो भी कंटेंट है उसको टेलीग्राम के लिंक पर शेयर कर दिया जाता है, बोथ लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में। वहां पर आपको कंटेंट मौजूद है आपके लिए। तो किसी भी लैंग्वेज में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ टेक केयर एंड बाय बाय। कल फिर मिलूंगी इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी जगह पर। मेरा नाम नंदिनी सिंह है, मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।